Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं MP DLED का सब्जेक्ट एजुकेशन इन इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का यूनिट नंबर 4। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अब 4 की बारी आती है जो कि है कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कंसर्न्स इन एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए, जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इसके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमें बोल सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम जितना जल्दी हो सकता है वो प्रोवाइड करूँगी नोट्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी वो सिस्टम होता है जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, यानी कि हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप देखें डेमोक्रेसी और एजुकेशन के बीच में, तो एजुकेशन डेवलप करती है हमारे अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। एजुकेशन के थ्रू ही हम लोगों को पता चलता है कि हमारे वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं राइट एंड रॉन्ग में। स्कूल हमें इक्वालिटी और फ्रीडम के बारे में सिखाता है, एजुकेशन सिखाता है ये हमें। फीचर्स देखिए डेमोक्रेटिक एजुकेशन के कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंस देखिए इसकी कि हम क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न डेवलप करें, सोशल हार्मनी को प्रमोट करें। सो एजुकेशन और डेमोक्रेसी जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देन वी हैव लाइब्रलाइजेशन एंड एजुकेशन। लाइब्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट कंट्रोल को थोड़ा कम करेंगे और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, कि लोग जो अपने प्राइवेट एंटिटीज़ को ओपन कर पाए, ये हम लोगों को चांस देंगे। इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल पाएंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएगा, लोगों को चॉइस मिल पाएगी, क्वालिटी इम्प्रूव हो पाएगी। ओके, और नेगेटिव इफेक्ट देखें तो कमर्शलाइजेशन होगा इससे, और बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है महंगी हो जाएगी, जैसे हम आज के टाइम पर भी देख रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो जिनके जो बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इट मीन्स उन्होंने एजुकेशन को एक तरह से बिजनेस ही बना दिया है। सो लाइब्रलाइजेशन इम्प्रूव करती है अपॉर्चुनिटी को, लेकिन इनइक्वालिटी को भी बढ़ा देती है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम इंटरनेशनल कनेक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जो बाहर के देश हैं उनके साथ हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एजुकेशन पे, कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंटरनेशनल करिकुलम को हम अपने यहाँ भी फॉलो कर पाएंगे, और नॉलेज भी एक्सचेंज होगी। जो बाहर की नॉलेज है वो हम तक पहुँच पाएगी, जो हमारी नॉलेज है वो बाहर तक पहुँच पाएगी। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखें तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होगा। और नेगेटिव इफ़ेक्ट देखें तो कल्चरल लॉस होगा, यानी कि हम बाहर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बाहर के देशों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारे खुद का कल्चर जो है वो आइडेंटिटी खोने लगेगी, लॉस होने लगेगी। एजुकेशनल इनइक्वालिटी भी हो सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है एजुकेशन को पॉजिटिवली, एक अच्छे तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस भी सामने ला देता है। नेक्स्ट इज फार्मर्स, दलित एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट, और उनका इम्पैक्ट क्या होता है एजुकेशन पे। फार्मर का क्या मूवमेंट था कि ये रूरल डेवलपमेंट की डिमांड कर रहे थे, कि गांव की, देखो शहरों की तो डेवलपमेंट आप कर ही रहे हो, तो यार आप ये यहाँ की भी तो करो, गांव की भी तो डेवलपमेंट करो, कि हमारे पास तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, स्कूल्स नहीं है अच्छे आसपास। तो वो चीज़ इन्होंने कही कि हमारे लिए रूरल डेवलपमेंट करो और एग्रीकल्चरल एजुकेशन पे भी फोकस करो। रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में जाते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसा कुछ करो कि खेती बाड़ी के लिए हम कैसे प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, उसका भी एक सब्जेक्ट बनाओ, जो कि अब बन चुका है। पंजाब जैसे आप एरिया में जाओगे या गांव वाले एरिया में जाओगे तो हर जगह, मोस्टली सब जगह जो है आपका क्या है कि एग्रीकल्चरल एजुकेशन होती है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम कैसे इम्प्रूव करें वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। ओके, देन वी हैव दलित मूवमेंट। दलित मूवमेंट क्या करता है, इक्वालिटी के लिए डिमांड करता है कि हम लोगों को इक्वल माना जाना चाहिए,
सोचो, लोग अपनी इक्वालिटी के लिए भी डिमांड कर रहे होते हैं। ये दलित मूवमेंट में होता है और ये इंक्रीज़ करता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को। देन वी हैव फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है कि हमारी जो वुमेंस की एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए। कोई भी वुमेन को ऐसा ना, गर्ल चाइल्ड को ऐसा ना बोला जाए कि ये तो लड़की है इसलिए इसके लिए एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए स्कूल्स में। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन क्या हुआ, एक इंक्लूसिव पॉलिसी बनी, राइट्स के बारे में लोगों को पता चला और एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए। सो सोशल मूवमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू इक्वालिटी एंड जस्टिस इन एजुकेशन। देन वी हैव डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इक्वल, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि हम एजुकेशन को, पढ़ाई को हर एक इंडिविजुअल के लिए एसेसिबल बनाएं और इक्वल बनाएं सबके लिए। इसके फीचर्स है कि इक्वल एक्सेस मिले, फ्री एजुकेशन मिले और क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचिंग हो। इम्पॉर्टेंस क्या होगा इसका कि सोशल जस्टिस है और नेशनल डेवलपमेंट हो। इसमें कुछ मेजर्स भी हुए, जैसे आरटी एक्ट हुआ है, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी है और इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ है, जहाँ पर हर एक बच्चा, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो सोशलाइज्ड जो है वो कम हो, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी में आता हो, हर एक बच्चा एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ेगा। सो कंक्लूजन देखें तो डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो ऑफ एजुकेशन एक इक्वल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। सो ये आपके बेसिकली रिवीजन सीरीज चल रही है। यूनिट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो जाके देख लीजिएगा। अगर आपको नोट चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए रेडी हूँ। मैं जितना कर सकती हूँ, बिकॉज मैं कुछ वीडियोस भी डालूँगी डे इन माई लाइफ से रिलेटेड, तो आप उसमें जाके देखना कि मैं कैसे एज अ स्टूडेंट, एजुकेटर, ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर एंड एज अ एजुकेशनल यूट्यूबर ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ एक साथ। इसलिए थोड़ी देरी हो जाती है कभी कभार वीडियोस अपलोड होने में, जो बीच में बहुत सारे मेरे पास कमेंट एंड मैसेजेस आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पर भी, तो थोड़ा रिप्लाई करने में देरी हो जाती है, वीडियो अपलोड करने में देरी हो जाती है, बिकॉज मैंने 3 वीडियो तो ऑलरेडी बना रखी थी। मुझे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको एडिट करके अपलोड करूँ। सो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से जितना भी कर सकती हूँ अपलोड आप लोगों के लिए उतना मैं अपलोड करूँ। और आपके एग्ज़ाम्स तक, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर दूँ, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की, जिसमें आप लोगों को डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस करा है कि इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए MPDLED में स्पेसिफ़िकली इंग्लिश मीडियम का कोई भी ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। और जितना मैंने MPDLED वाले स्टूडेंट से बात करी है, प्यूपिल टीचर से, उन्होंने मुझे यही बताया है कि कॉलेजेस में भी इंग्लिश मीडियम पे ऐसे खास ध्यान नहीं दिया जाता है, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। सो मैं आप लोगों की मजबूरी समझती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे होगे खुद से पढ़ के, इसलिए मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस कंटेंट डालूँ। तो मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो पाए, बिकॉज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होंगी जिनको बेनिफिट होगा मेरी वीडियो से, तो दैट विल गिव मी मोटिवेशन कि इतने सारे बच्चों का बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम माय पर्टिकुलर वीडियो। तो वो फिर मैं अपना सारा काम को साइड में रख के इसको प्रायोरिटी लूँगी। ओके, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।